डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को हम एक वीडियो में खत्म करेंगे। आज की वीडियो में पूरी हिंदी की तैयारी हम एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपको देखने के बाद आपका 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वीडियो आज का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम 13 टॉपिक को पढ़ेंगे। हिंदी के 13 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, एक ही वीडियो में समझ लेंगे। तो देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। संस्कृत के गद्यांश, वाक्य संशोधन, संस्कृत पद्यांश, रस, मुहावरे और लोकोक्तियां, छंद, अपठित गद्यांश, और फिर अलंकार, और फिर पत्र लेखन, और फिर क्या देखिए पत्र लेखन, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, निबंध और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ से देखिए, हम आज की वीडियो में हम 13 टॉपिक को पढ़ेंगे। कितने टॉपिक? 13 टॉपिक को पढ़ेंगे, 13 टॉपिक। तो आज की वीडियो में हमारा 100 नंबर कन्फर्म होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहले हमारा है महत्वपूर्ण गद्यांश जो संस्कृत में आते हैं। तो देखिए, जो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश होता है, देखिए पहले हमें गद्यांश को पढ़ना होता है और फिर क्या करना है, इसका आपको संदर्भ लिखकर क्या हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ से आपका मिलता है 7 नंबर। क्या मिलता है? 7 नंबर आपको मिलता है। तो देखिए, पहले इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2014, 16, 17, 18 और 19 में पूछा गया है। देखिए क्या है, हिंदी। देखिए क्या है, हिंदी संस्कृत अलंग भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदू स्थानम मुत्थानाय अयं निरंतरम प्रयत्नं करोति। शिक्षयो देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापन करो, यानी उनकी स्थापना की। इसके हिंदी पढ़ेंगे हम लोग। अस्य निर्माणाय अयं जनानां धनम अयाचत जनाश्च महत्स्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभुत्वं धर्मस्मे प्राश्चन तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशस्सः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारण स्थिति को अपि जनाः महोत्साहेन मनस्युतया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यकर्तुं क्षमः इत्यं दर्शयत् मनसि मूर्धन्यः मालवीयः। देखिए, एत द अर्थमेव जनास्थां महामना इत्युपाधिनः अभिधातुमार बद्धवन्तः। ये हमारा संस्कृत का जो हो गया गद्यांश हो गया। देखिए, आपको इसको क्या करना होगा, आपको इसका संदर्भ लिखना, हिंदी में अनुवाद करना होता है। देखिए, इसका संदर्भ में किस प्रकार से लिखना होगा। देखिए, आप पहले क्या करेंगे, पहले आप शुरुआत का 2 शब्द लिखिएगा, उसके बाद लास्ट का 2 शब्द लिखिएगा, बीच में आपको डॉट डॉट करना है। यानी कि उसको एग्जामिनर को समझना चाहिए कि आप कौन सा जो है गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 2 अथवा करके 2 दिया रहता है, तो जो सर लगे उसी को कीजिएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा कि उसे मालूम चले कि कौन से आप किसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका संदर्भ देखिए किस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आपको लिखना है संदर्भ। उसके बाद देखिए, इसका हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से आपको करना है। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि इनका, देखिए हिंदी, देखिए इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। उसका देखिए,
साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्सव, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में क्या होता है, सक्षम होता है, नहीं कर सकता है। यह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया है। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। ये हो जाएगा हिंदी में अनुवाद। तो आपको देखिए संदर्भ पर मिलेगा 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद में मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से संस्कृत गद्यांश पर आपको मिलेगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगला टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। तो देखिए संस्कृत पद्यांश दिया जाएगा, उस पर भी आपको मिलेगा 7 नंबर। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बताऊंगा। जैसे महामना मालवीय जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए ये वाला जो पद्यांश है कितनी बार पूछा गया है, देखिए विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो देखिए कितनी बार पूछा गया है, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना होगा, देखिए प्रस्तुत पद्यांश यानी कि पद्यांश या श्लोक लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। हमने आपको बताया था जो सुभाष रत्नानी चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 7 नंबर कन्फर्म है। यहीं से आपका जो होता है संस्कृत के पद्यांश पूछते हैं, तो इसको आप तैयार कीजिएगा। इतना आपको लिखना है संदर्भ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, देखिए खलस जो हमें दिया था, देखिए खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए यानी लड़ाई झगड़े के लिए होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या जो होती है किसके लिए होती है, विवाद। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिडीना, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है, उनकी विद्या विवाद यानी झगड़े के लिए। धन क्या होती है, धन मादा यानी धन जो होती है वो लोग अपने जो नशे के लिए करते हैं उसका उपयोग, और जो ताकत होती है दूसरों की सताने के लिए होती है। देखिए खलस है दुष्ट व्यक्ति की विद्यावाद यानी विवाद यानी झगड़े के लिए, और धन घमंड के लिए, जो धन होता है उसका घमंड के लिए होता है, और शक्ति जो होता है दूसरों को सताने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत क्या है, खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षाणाय। इसके विपरीत जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इतना आपको लिखना है। तो संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए अगला है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो ये आपका 2 नंबर में आता है। आपको दिया रहेगा मुहावरा, उसको आपको अर्थ लिखना और वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे पहला दिया है अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। तो आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब वह अपने पैरों पर खड़ा, जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वह शादी नहीं करेगा। यानी जब तक वह स्वावलंबी नहीं होगा, अपने आप कमाने नहीं लगेगा, तो वह शादी नहीं करेगा। इतना आपको करना है। उसका देखिए दूसरा है आंखों का तारा होना, यानी कि अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा राम कौशल्या की आंख के तारे थे। इतना आपको करना है। यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। आपको सिर्फ एक ही करना होगा। उसके बाद देखिए क्या है, अगला हमारा है अपठित गद्यांश। देखिए अपठित गद्यांश हमारा 5 नंबर का आता है। तो ये गद्यांश आपका कहीं से भी दे सकता है, आपको गद्यांश देगा, उस पर आधारित आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों क्वेश्चनों का आपको आंसर लिखना होगा। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए क्या है, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिक की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं। जो शारीरिक व्याधियां होती हैं क्या होती हैं, सिर उठा लेती है, इसे लोग कहते हैं दिमाग चढ़ जाता है इनका। परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी एवं फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। जैसे कि जो लोग वृद्ध होते हैं, बुढ़े होते हैं, देखिए जो लोग चल नहीं पाते, तो अगर उनसे देखिए परिवार की, अगर परिवार उनसे मतलब उनके पास नहीं बैठ रहा है,
उनसे थोड़ा दूरी बनाया हुआ है, तो उनको ऐसे मानसिक हो जाता है कि ये हम हमें फालतू समझ रहे हैं, तो इसलिए उनका मानसिक पीड़ा, जिससे वो गाली देने लगते हैं, जिसके हम बुड्ढे होंगे समझते हैं, गाली देने लगते हैं और फालतू इसे बोलने लगते हैं, तो इसको क्या है, मानसिक पीड़ा है। ये हमारा क्या है, आपृत गद्यांश है। अब देखिए इस पर आधारित आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है इसका उत्तर। तो यहाँ पे देखिए वो जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी जो मानसिक समस्या क्या है, उनकी वास्तविक समस्या क्या है, मानसिक पीड़ा है। क्या है, मानसिक है। यहाँ पे देखिए हमें यहीं पे उत्तर दिया है, मानसिक पीड़ा होती है। देखिए वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या होती है, मानसिक होती है, मानसिक होती है। दूसरा क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, सब उसी में दिया हुआ, उसी से मैं लिया हूँ। देखिए वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है तो वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। वह स्वतः जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम हो जाता है तो वह समाज व परिवार की नजरों में बोझ हो जाता है, भले ही वह स्वस्थ ही क्यों ना हो। इतना आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो देखिए वरिष्ठ नागरिक को समाज व परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से मानसिक पीड़ा होती है। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद आगे देखिए, आगे आगे हमारा शब्द युग्म, तो देखिए शब्द युग्म भी आपका 2 नंबर का आता है। तो यहाँ पे पहला है स्वर्ण तथा सवर्ण। तो देखिए स्वर्ण जो होता है आपको देखिए इस प्रकार से आएगा, 4 विकल्प दिया जाएगा, जो इसका अर्थ होता है सही उसी पर आपको टिक करना है। तो देखिए जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण का अर्थ तो होता है सोना, सोना होता है, और फिर सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति। क्या, उच्च जाति। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है, पहला दिया सोना और अच्छा रंग, दूसरा है सुनार और सोना, तीसरा है सोना और चांदी, और चौथा है सोना और उच्च जाति। तो यहाँ पे इसका सही जो विकल्प हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सोना और उच्च जाति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद है नियत और नियति। तो देखिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा, पहला है निश्चित और भाग्य, दूसरा है आदत और भाग्य, तीसरा है प्रकृति और गणना, और चौथा है आदत और गणना। तो देखिए नियति और नियति का जो अर्थ होता है आदत और भाग्य। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इतना आप करेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा गया अनेक आर्थी शब्द, यानी कि एक शब्दों के अनेक शब्द। तो देखिए यहाँ पे दिया काल, तो काल का देखिए आपको लिखना है समय होता है, अकाल होता है, मृत्यु होता है, यमराज भी होता है, और तीर का होता है नदी का किनारा, तट और बाण भी होता है। इतना आपको यहाँ से, तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पहला है, पहला हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, गलत कार्य के लिए हट करने वाला। देखिए 2014, 17 और 19 में आया था। ए ऑप्शन है स्वग्राही, बी ऑप्शन है हठी, डी ऑप्शन दुराग्राही, और फिर डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है अनाग्राही। देखिए गलत कार्य करने की हट करने वाला क्या होता है, दुराग्रही होता है। क्या होता है, दुराग्रही, यानी दुराग्रही यानी दूर, बुरा बुरा काम करने वाला, क्या होता है, दुराग्रही होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, जो जीता ना जा सके। देखिए 2019 में आया था, जो जीता ना जा सके, तो होता है ए ऑप्शन है अजय, दूसरा ऑप्शन है अमर, तीसरा ऑप्शन है अजय, और चौथा अनंत। तो जो जीता ना जा सके होता है अजय, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया वाक्य संशोधन। तो देखिए इस पर भी आपको मिलता है 2 नंबर। तो यहाँ पे पहला है रोटी मोहन ने खाई, यानी कि मोहन ने रोटी खाई, इसका सही हो जाएगा सही वाक्य। दूसरा है मेरा प्राण संकट में है, इसका होगा मेरे प्राण संकट में है। इतना आपको करना है, तो यहाँ से भी मिलेगा आपको 2 नंबर। उसके बाद देखिए आगे, आगे आगे हमारा रस। तो पहला है करुण रस। तो देखिए करुण रस की परिभाषा और इसका उदाहरण जानते हैं। देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये हो गया इसका परिभाषा। इसका उदाहरण देखिए अब क्या लिखना है, देखिए क्यों छलक रहा दुख मौत उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की धन अलकों में। इतना आपको लिखना है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ये हो गया करुण रस। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे चौपाई। देखिए चौपाई आपको
इस पर भी आपको मिलेगा 2 नंबर। देखिए क्या है चौपाई में, चौपाई जो होता है सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, सॉरी 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। देखिए ये हो गया परिभाषा। इसका उदाहरण होगा बंदौ गुर पद पदुम परागा सुरुचि सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रोज परिवारु। इतना आपको लिखना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। ये परिभाषा हो गया, ये उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए आगे अलंकार। तो अलंकार में हम यमक अलंकार को पढ़ेंगे, तो ये भी आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर का? 2 नंबर का आता है। तो देखिए यमक अलंकार, देखिए यमक अलंकार का अर्थ है युग्म अर्थात की जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह यमक अलंकार होता है। जिसे उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तार वृंद खिले। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो हम स्पष्टी करेंगे तो देखिए इस उदाहरण में क्या है, जो घटा शब्द है 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है बादल, दूसरे का ऑप्शन है, दूसरे का अर्थ है घट गया या फिर कम हो गया, यानी कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यानी एक का होता है बादल और दूसरे का है कि यहाँ पे दिया गया कम हो गया। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए आगे हमारा है पत्र। पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। देखिए आपको पत्र किस प्रकार से लिखना है। देखिए पहले आपको लिखना है सेवा में, उसका एक लाइन छोड़ना है, फिर नीचे लिखना है श्रीमान निदेशक, आपको लिख देना है गोंडा बस्ती यूपी कुछ भी लिख सकते हैं। उसका तो विषय डालकर लिखना है पेयजल अधिकारी को जलपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इसको आपको किसी दूसरे पेन से ब्लैक पेन से लिखना है हाईलाइट करके। उसको एक लाइन छोड़कर लिखना है महोदय। फिर देखिए लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, मैं आपका ध्यान, आपको लिख दीजिएगा अपने जिले का नाम, जैसे कि अयोध्या में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लड़की है तो चाहती हूँ, लड़का चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं यूपी लिख दीजिए, अपने कोई गांव का नाम लिख दीजिएगा। देखिए इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आती है, यानी सुबह सिर्फ 35 मिनट नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, कई बार शाम को 2-3 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती, 2-3 बाद पानी आता है। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों को क्या रोष यानी दुख है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं समस्या से अवगत करा चुका हूं परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आगे आप लिखिएगा अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने की हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा परिवार सदैव आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक आपको ऐसे डाल देना है और भौदिये, देखिए भौदिये की जगह पर आपको लिखना है का खा गा, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है। इतना आप करेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा 6 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा क्या है निबंध। तो निबंध हमारा आता है 9 नंबर का। तो देखिए आज मैं बताऊंगा निबंध कैसे सही तरीके से लिखा जाता है। देखिए आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, इस पर निबंध पढ़ेंगे। देखिए निबंध लिखने से पहले आपको लिखना पड़ता है रूपरेखा। रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे, जितने भी आप हेडिंग लिखेंगे निबंध में सभी को लिखना है। तो पहला हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा भोग, भोग वस्तु के रूप में नारी, तीसरा है सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश, चौथा है उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी और पांचवा उपसंहार। इस प्रकार से हम पांच हेडिंग पर निबंध लिखेंगे। तो आइए इतना आप पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्रस्तावना डालेंगे आप, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है। देखिए यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए, मानव समाज को एक गाड़ी मान लें तो स्त्री पुरुष उसके 2 पहियों के समान हैं। स्त्री व पुरुष दोनों का सचल और सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो समाज रूपी गाड़ी का संचालन ठीक क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा।
यानी समाज रूपी जो समाज को है गाड़ी का उपमा दिया है। तो अगर दोनों में से कोई एक कमजोर हो गया, नारी या पुरुष, तो गाड़ी कैसे चलेगी, समाज रूपी गाड़ी। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वह नारी और नर यानी पुरुष और स्त्री, स्त्री और पुरुष, समाज के दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करे। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को भली बात समझा था, जिससे उस समय नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था। सीता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पतिव्रता, गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी ने इस देश की भूमि को अपनी क्षमता से महिला मंडित किया था। इसका नाम लेते ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस समय भारत का आदर्श था यत्र नार्यस्तु पूज्यते यानी रमन्ते तत्र देवता। उसका देखिए आपको इतना लिखना है प्रस्तावना में। उसका दूसरा हेडिंग आपको डालना है भोग वस्तु के रूप में नारी। तो देखिए समय के साथ साथ समाज परिवर्तित हुआ, कई रूढ़ियां हमारे समाज में प्रचलित हुई और नारी का महत्व कम होना शुरू हुआ। स्त्री देवी न रहकर विलासिता की वस्तु बनने लगी। स्त्री के प्रति श्रद्धा कम होती चली गई। विदेशियों के आगमन से इस प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि नारी घर की चार दीवारी के अंदर बंद रह गई। उसे न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहा और न ही बोलने का। स्त्री का पुरुष के किसी भी काम में हस्तक्षेप करना अपराध माना गया। वह पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इस प्रकार से देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। उसके बाद देखिए आपको अगला हेडिंग डालना है, तीसरा हेडिंग सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक आंदोलन आरंभ हुआ। समाज में एक जागृति आई। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का अभिनय प्रारंभ किया गया। साथ ही नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया और उसके बंधन शिथिल होने लगे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। आगे देखिए, नारी समाज में जागृति आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुष के समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार की संवैधानिक समता नारी को संभवतः पहली बार मिली। इतना आपको लिखना। उसको देखिए अगला हेडिंग आपको डालना है, चौथा हेडिंग उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। देखिए यह ठीक है कि नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किंतु यह सुधार अभी तक अपेक्षित नहीं कहा जा सकता। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रामीण समाज में भी स्त्रियों की शिक्षा काफी प्रगति हुई है, यानी गांव में भी अब लड़कियों की शिक्षा होने लगी, यानी लड़कियों भी पढ़ने लगी। आशा है कि कुछ ही समय में भारत के सभी बालक और बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे को महत्व को समझेंगे। वह दिन दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर चलेंगे। उसके बाद देखिए आपको लास्ट में लिखना है उपसंहार। देखिए उपसंहार में आपको क्या लिखना है कि नारी के विकास के बिना यह समाज अधूरा है। जैसे पति पत्नी की अर्धांगिनी है, ठीक उसी प्रकार नारी समाज संपूर्ण समाज का आधा हिस्सा है और आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा शरीर ही रोगी तथा अविकसित रहता है। जैसे कि जिस प्रकार से देखिए जो नारी है पुरुष की अर्धांगिनी है, पति पत्नी, जैसे कि अर्धांगिनी मतलब आधा अंग है, उसी प्रकार से समाज भी है, जो पुरुष जो समाज है, समाज में भी स्त्री आधा अंग स्त्री आधा अंग पुरुष मिलकर बना हुआ है। तो अगर स्त्री को हम लोग नहीं आगे विकसित करेंगे, उनको नहीं जागरूक करेंगे, उनको नहीं हम जरूरी समझेंगे, तो क्या है, तो हमारा पूरा शरीर बेकार हो जाएगा, यानी समाज रूपी शरीर बेकार हो जाएगा। यदि पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है। यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है। यदि पुरुष पौरुष है तो नारी में ममता है। अर्थात किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से कम नहीं है।
वह पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिरमणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय नारी की इसी महिमा का वर्णन इस पंक्तियों के माध्यम से किया है। अगर आप ऐसे लिखेंगे पंक्ति डालकर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि अंचल के सुकुमार फूल को वह यूं देख रही है, फूट पड़ी हो धार, दूध की ज्यों ही भरे नयन से वीर, धनी विद्वान ग्राम का नायक, विश्व विजेता अपनी गोद, बीच आज वह क्या क्या देख रही है। अतः आज नारी की गरिमा के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्लास 12 हिंदी की तैयारी करना है। इसी प्रकार से आप करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो जितने टॉपिक बताए हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए और हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।